हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 2 बायोलॉजी। ठीक, अब उसी के आगे से बताए जितना हमने आपको अप्रैल में लिखवाया था, अब उसी के आगे चलेंगे। ठीक, पहले हमने सोचा कि शुरू से करवाएंगे तो जो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा या कहीं पर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी तो आपको बन जाएगा। ठीक, लेकिन जब आपने कहा कि उसी के आगे से शुरू करवाइए तो अब हम उसी के आगे से शुरू करेंगे। तो जो लास्ट हेडिंग हमने छोड़ी थी या लास्ट टॉपिक था बीजांड की संरचना। एक बीजांड की आंतरिक संरचना। ठीक, पुष्पीय पौधों में एक बीजांड की आंतरिक संरचना, ये हमने लास्ट हेडिंग आपको छोड़ी थी। अब इसी के आगे से हम आपको बताएंगे। ठीक, तो इसकी संरचना जानने से पहले कुछ थोड़ा बेसिक नॉलेज है, उनको हमको जानना जरूरी होता है। पुष्प के बारे में वैसे हमने आपको बता तो दिया था, लेकिन एक बार और उसका जो आंतरिक संरचना होती है उसके भागों के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक, तो एक पुष्प की जो आंतरिक संरचना होती है लगभग ऐसी होती है। ठीक, ठीक, तो पुष्प की जो आंतरिक संरचना होती है वो लगभग ऐसी होती है। और एक पुष्प में दो भाग होते हैं। ठीक, एक तो नर भाग होता है, दूसरा होता है मादा भाग। ठीक, ठीक, एक होता है नर भाग, दूसरा मादा भाग। और देखो, नर भाग दो भागों में बटा होता है और मादा भाग तीन भागों में बटा होता है। ठीक, तो पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। ठीक, और पुमंग अगर बहुत ज्यादा, जैसे पुंकेसर है, इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। ठीक, और अगर पुंकेसर बहुत ज्यादा हैं तो उनके सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। ठीक, और अगर एक ही पुमंग है तो उसको हम क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। और एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक तो होता है पुतंतु। ठीक, इधर से इधर के भाग को जो इतना होता है इसको कहते हैं पुतंतु। ठीक, और जो ऊपर का भाग होता है इसको कहते हैं परागकोश, जहां पर परागकण एकत्रित रहते हैं। तो यदि हम कह सकते हैं कि जो पुष्प का नर भाग होता है वो दो भागों में बटा होता है। इधर से इधर तक के हिस्से को पुतंतु कहते हैं, ऊपर के हिस्से को परागकोश कहते हैं। और जो मादा भाग होता है वो तीन भागों में बटा होता है। मादा भाग को क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। ठीक, ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। इतने हिस्से को वर्तिका। ठीक, और जो बचा शेष हिस्सा होता है उसको कहते हैं जायांग, नहीं अंडाशय। अंडाशय के अंदर बहुत से बीजांड छुपे रहते हैं या रहते हैं। ठीक, तो एक प्रारूपिक पुष्प में और जो ये दलपुंज होता है, वाह दलपुंज होता है, बाकी सब कुछ होते हैं। लेकिन अभी हम इसके जो मुख्य दो भाग होते हैं, नर भाग और मादा भाग के बारे में जानेंगे।
नर भाग 2 भागों में बटा होता है, ठीक, पतंतु और परागकोश, और मादा भाग 3 भागों में बटा होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक। इतने के बारे में हमें जानना जरूरी होता है। तो नर भाग 2 भागों में बटा होता है और मादा भाग 3 भागों में बटा होता है। नर भाग में परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं जो परागण की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, ठीक। कोई भी परागकण वर्तिकाग्र पर आता है और पराग नलिका से कहाँ चला जाता है, अंडाशय के अंदर बीजांड में चला जाता है, वहाँ पर उसका भ्रूण का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक। तो अब जो हमने हेडिंग छोड़ी थी एक बीजांड की आंतरिक संरचना, मतलब ये बहुत सारे बीजांड है, 1 2 3 4, मतलब एक पुष्प के अंदर बहुत सारे बीजांड होते हैं। तो हम एक बीजांड का हमको अध्ययन करना है कि एक बीजांड की संरचना होती कैसी है, ठीक। ठीक। तो अंडाशय के अंदर अगर हम एक बीजांड के बारे में अध्ययन करें तो एक बीजांड की संरचना ऐसी होती है, ठीक। बीजांड देखो ये होता है वर्तिकाग्र, ठीक। इतने हिस्से को हम कहते हैं क्या, वर्तिका, और जो इतना हिस्सा होता है इसको कहते हैं अंडाशय, ठीक। तो जो बीजांड होता है इसकी बाहर की लेयर को, बाहर के आवरण को बाह्य आवरण कहते हैं, ठीक। इस आवरण को अंतः आवरण कहते हैं, अंतः आवरण कहते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि जो बीजांडाशय से जहां से जुड़ा होता है, इधर से बीजांडाशय से जहां पर जुड़ा होता है इसको क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत, ठीक। निचले भाग से जहां से बीजांडाशय से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत, ठीक। अब इसमें ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, भ्रूणकोश, ठीक। जो स्ट्रक्चर होता है बाहरी स्ट्रक्चर इस साइड का इसको हम भ्रूणकोश कहते हैं, और पूरे स्ट्रक्चर को मतलब अंदर की पूरी आकृति को हम क्या कहते हैं, बीजांड, ठीक। इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं, और बाहरी भाग को क्या कहते हैं, भ्रूणकोश, जहां पर भ्रूण पलता है, ठीक। अब एक और टॉपिक जहां पर ये भ्रूण की जो दीवारें होती हैं, ठीक, या जो भ्रूण की जो बाहरी लेयर होती है बीच में क्या होता है,
एक जगह पर मिलती नहीं है। इसको हम कहते हैं बीजांड द्वार। ठीक, और बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट इस कोशिका को कहते हैं निभाग। ठीक, बीजांड द्वार के जस्ट अपोजिट पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? निभाग। जब पराग नलिका जो आती है वो बीजांड द्वार से ही बीजांड में प्रवेश करती है। जो पराग नलिका इधर से होकर ऐसे आती है, बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, जिसमें परागकण होते हैं वो सीधे इस द्वार से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, तो बीजांड द्वार से ही परागकण अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक, आप जो इधर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, और इसके जस्ट सामने भी 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, और इसके बीच में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, जो ये 2 कोशिकाएं होती हैं इनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ये 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। जो बीच की कोशिका होती है, बीच की कोशिका को कम कहते हैं एग सेल। ठीक, मादा युग्मक। ठीक, यहीं पर मादा युग्मक से जो परागकण होते हैं मिलते हैं। ठीक, और जो ऊपर की जो कोशिकाएं होती हैं इसके जस्ट अपोजिट इन कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं। ठीक, इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रतिमुख कोशिकाएं। और जो बीच में 2 कोशिकाएं होती हैं इनको हम कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। अब द्वितीयक केंद्रक, ये केंद्रक क्या होता है? जब भ्रूण का निर्माण होता है तो ये दोनों केंद्रक मिलके एक कोशिका बना लेते हैं। ठीक, ये दोनों केंद्रक मिलके क्या एक कोशिका बना लेते हैं। इसीलिए हम भ्रूण कोश को या भ्रूण को 7 कोश की व 8 केंद्र की अवस्था कहते हैं। मतलब 7 कोशिकाएं मिलकर हुई 1 2 3 4 5 6। अब ये दोनों केंद्रक मिलके एक कोशिका बना लेते हैं तो 7 कोश की और 8 केंद्र की, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र की अवस्था और 7 कोश की अवस्था। मतलब 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होती हैं। ये जो 2 कोशिकाएं होती हैं, ये 2 केंद्रक होते हैं मिलके एक कोशिका बना लेते हैं तो कोशिकाएं बचती हैं 7 और केंद्रक बचते हैं 2। ठीक, तो 8 कोश की और वो 7 कोश की और 8 केंद्र की अवस्था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड पेपर में आता है कभी कभी, भ्रूण कोश में केंद्रक की अवस्था क्या होती है या कोशिकाओं की क्या अवस्था होती है? तो 7 कोश की होती है और 8 केंद्र की अवस्था होती है। मतलब 7 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों केंद्रक आपस जब भ्रूण का निर्माण होता है तो मिलके एक कोशिका बना लेते हैं। ठीक, तो ये अभी तो ये एक मतलब बीजांड की आंतरिक संरचना। ऐसी बहुत सारे बीजांड एक पुष्प के अंदर होते हैं। तो हमको सबसे पहले ये चित्र बनाना है और इसके बारे में लिखना है। ठीक, तो लिखने के लिए अभी हम बोलेंगे तो वो लिख लेना है। अगर आपको बोल के समझ नहीं आता तो इसका हम पिक लेके भेज देंगे, तो आप इसके नीचे उसको लिख सकते हो। ठीक, तो लिखो। एक मतलब ये होता है, इधर होता है, ये भ्रूण कोश इधर कर देना। ठीक, इधर एक्सेल लिख लेना।
देखो, एक बीजांड की आंतरिक संरचना में, एक बीजांड की आंतरिक संरचना में एक बीजांड की आंतरिक संरचना में दो स्तर होते हैं। एक बीजांड की आंतरिक संरचना में दो स्तर होते हैं। अब दो स्तर कौन कौन से होते हैं? एक बाह्य आवरण, दूसरा अंतः आवरण। बाह्य आवरण ये होता है बाहर का स्तर, अंतः आवरण ये होता है अंदर का स्तर। मतलब दो स्तर होते हैं एक बीजांड में। ठीक, तो लिख लिया, एक बीजांड की आंतरिक संरचना में दो स्तर होते हैं। बाहर के स्तर को बाह्य आवरण, बाहर के स्तर को बाह्य आवरण तथा अंदर के स्तर को अंतः आवरण कहते हैं। तथा अंदर के स्तर को अंतः आवरण कहते हैं। जिस स्थान पर ये अपूर्ण होते हैं, जिस स्थान पर ये अपूर्ण होते हैं, मतलब जिस स्थान पर अंतः आवरण और बाह्य आवरण अपूर्ण होते हैं, मतलब इस स्थान पर ये अपूर्ण होते हैं। ठीक, उसे बीजांड द्वार कहते हैं। उसे बीजांड द्वार कहते हैं। मतलब जिस स्थान पर अंतः आवरण और बाह्य आवरण अपूर्ण होते हैं इधर, उसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। इसके विपरीत जो भाग होता है, मतलब बीजांड द्वार के विपरीत जो भाग होता है, तो हम लिख सकते हैं बीजांड द्वार के विपरीत जो भाग होता है उसे हम निभाग कहते हैं। बीजांड द्वार के विपरीत जो भाग होता है उसे हम निभाग कहते हैं। बीजांड बीजांडाशय के जिस भाग से जुड़ा होता है, बीजांडाशय के जिस भाग से जुड़ा होता है, मतलब जो बीजांड होता है, बीजांडाशय के जिस भाग से जुड़ा होता है उसे बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांडाशय के जिस भाग से जुड़ा होता है उसे बीजांड व्रंत कहते हैं। उसे बीजांड व्रंत कहते हैं। मतलब जो बीजांड होता है, बीजांडाशय के जिस भाग से जुड़ा होता है उसे बीजांड व्रंत कहते हैं, इस भाग को। जो मध्य का भाग होता है, जो मध्य का भाग होता है, जो मध्य का भाग होता है, मध्य का भाग कौन होता है? ये वाला मध्य का भाग होता है, उसे बीजांड काय कहते हैं। जो मध्य का भाग होता है उसे बीजांड काय कहते हैं। मतलब मध्य वाले भाग को बीजांड काय कहते हैं। इसे अंतः आवरण भी कहते हैं, लेकिन बीजांड काय का मतलब हो जाए तो बीजांड का जो आकार बनाता है। ठीक, तो इसके मध्य भाग को क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के अंदर 7 कोशिकाएं होती हैं।
बीजांड काय के अंदर 7 कोशिकाएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बीजांड काय के अंदर 7 कोशिकाएं होती हैं। तथा 8 केंद्रक कोशिकाएं होती हैं। तथा 8 केंद्रक कोशिकाएं होती हैं। अतः भ्रूण कोश के अंदर, अतः भ्रूण कोश के अंदर 7 कोश की व 8 केंद्र की अवस्था होती है। 7 कोश की व 8 केंद्र की अवस्था होती है। मतलब 7 कोशिकाएं होती हैं, ये दोनों केंद्रक मिलके एक कोशिका बना लेते हैं बाद में। ठीक, तो 7 कोशिकाएं बनती हैं और 2 केंद्रक पहले जे रहते हैं, तो 8 केंद्रक, क्योंकि 2 कोशिकाएं मिलके 2 केंद्रक मिलके एक कोशिका बनाती है, तो 2 केंद्रक ये भी जोड़े जाएंगे। तो 7 कोश की और 8 केंद्र की अवस्था होती है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर है, अगर समझ में आपको नहीं आ रहा है कि बनाना कैसा है, तो इसकी PDF हम आपको मोबाइल में सेंड कर देंगे, और लिखना कैसा नहीं आ रहा समझ में तो वो भी हम आपको सेंड कर देंगे। लेकिन ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। ठीक, क्योंकि जब भ्रूण का निर्माण होगा तो इसी स्ट्रक्चर को हम ध्यान में रखकर ही भ्रूण का जो निर्माण की प्रोसेस होती है उसको हम समझ पाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक, तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन मतलब मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, इसके बाद नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पहले एक बीजांड का की संरचना बनाना है, इसके बारे में लिखना है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, पहले तो आपको इतना लिखना है, और लिखना अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसका हम PDF आपको डाल देंगे, तो आप उससे अच्छी तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि अभी हमें इसको जब तक हम अच्छी से समझेंगे नहीं तो लिखेंगे तो उसको हमको उसमें हमें दिक्कत पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले इसको समझना है, इसके सभी भागों को हमको ध्यान में रखना है, और 1-2 बार चित्र बना के पूरा चित्र बिल्कुल रट जाना चाहिए। ठीक, तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले आप ये बनाना है, ठीक, और इसको याद भी करना है।